स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कोरोना की जिस दूसरी लहर का हम सामना कर रहे हैं उसमें अब संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है, सरकारी व्यवस्थाएं कहां तक पहुंची हैं और भविष्य के लिए किस तरह की चुनौती, मसलन तीसरी वेव की जो बात हो रही है उसके लिए किस तरह के इंतजाम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कोरोना को काबू करने के लिए जो यूपी का मॉडल है, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है और नीति आयोग ने तो उसकी तारीफ भी की है। इतना बड़ा राज्य होने और इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद आखिर कैसे यूपी में अब कोरोना मैनेजमेंट जो है वो काफी अच्छा चल रहा है और केसेस में गिरावट भी देखी जा रही है? देखिए, हमको आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पिछले इतिहास पे जाना पड़ेगा। आगरा में एक केस आया था मार्च 2020 में, और मार्च 2020 में जब पहला केस आया तो उसको हमारे पास टेस्टिंग कराने का कोई स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था और कोरोना का इलाज करने का कोई स्थान हमारे कोई हॉस्पिटल में उसकी सुविधा नहीं थी। हमको उसको पुणे भेजना पड़ा टेस्टिंग के लिए, और जब वो कोरोना पॉजिटिव निकला तो उसको इलाज के लिए हमें दिल्ली भेजना पड़ा। एक साल के अंदर ये स्थितियां थी कि उत्तर प्रदेश के 4-5 जिले ही रहे होंगे जहां पर वेंटिलेटर या आईसीयू बेड की व्यवस्था थी। और जिस तरीके से कोरोना की प्रथम लहर आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृहद पैमाने पर इसके इंतजाम किए और बढ़ते बढ़ते हजारों में वेंटिलेटर हो गए और लगभग हर जिले में, जो 75 जिले हमारे हैं, हर जिले में वेंटिलेटर की भी व्यवस्था हुई, आईसीयू बेड की भी व्यवस्था हुई और जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बेड्स हैं उनकी भी व्यवस्था कराई गई और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई। लहर जो कोरोना की सेकेंड लहर थी वो इतनी तेज से आएगी, इसकी संभावना, इसका आकलन उस स्तर पर लोगों का नहीं था। ये मार्च तक का ये स्थिति हो गई थी कि मार्च में कुल 58 केस पूरे प्रदेश में रह गए थे और जो एक्टिव केस थे 58 थे, कुल 58, और वो पूरे प्रदेश में थे। लगता था कि कोरोना पे हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां थी, अचानक ही अप्रैल माह एक ऐसा दौर गुजरा है, तो उस दौर को हम याद करते तो आज भी सिहर पड़ते हैं कि वो अब 18-19 अप्रैल के बाद की अगर आप ग्राफ को देखें, अचानक जो पॉजिटिव केस थे वो लाखों में आने लगे और उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में ये पॉजिटिव केस हो गए। एक दिन में लखनऊ ऐसे शहर में 7,000 से ऊपर केस एक दिन में एक शहर में आ गए। जहां 58 केस कुल पूरे प्रदेश में थे, वहां केवल लखनऊ ऐसे शहर में 7,000 के आसपास केस एक दिन में आ गए। वो 24 अप्रैल से लेकर और 28 अप्रैल या 30 अप्रैल तक का जो समय था वो एकदम पीक पर उत्तर प्रदेश में जो इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव लोग आए। जो हमारी व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाएं ऐसा नहीं कम थी, हमारी व्यवस्थाएं बहुत अधिक थी, लेकिन नहीं सर, लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस तो रहा है ना। समय रहते अगर ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते, ये तैयारियां पहले हो जाती तो बहुत जाने बचाई जा सकती थी। कल्पना, आप अगर सारी चीजें जिस स्तर पे आई हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी मैंने बताया ना, एक साल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट भी लगे, ऑक्सीजन के बाहर से सप्लाई भी हमने कराई। कोरोना के संक्रमण में आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन का मैनेजमेंट हमारा उत्तर प्रदेश का था वो भारत में सबसे अच्छा मैनेजमेंट रहा है। आज कोई प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं जो ऑक्सीजन की उपलब्धि से आच्छादित ना हो। तो ये जो व्यवस्थाएं थी, इसको करने में कोई बहुत हमें एक समय चाहिए, समय सीमा चाहिए था। एक साल की अल्पावधि में हमने इतना बड़ा काम किया है। आज ऑक्सीजन हमारे पास में पर्याप्त से भी ज़्यादा है और 1000 टन से भी ऊपर, मीट्रिक टन से भी ऊपर एक दिन में हमने सप्लाई कराई है। जहाज से सप्लाई हुई है, बाई ट्रेन सप्लाई हुई है, हमने दूसरे प्रदेशों से मंगाया है। आज इतना बड़ा मैनेजमेंट एक प्रदेश करने में कैसे सफल बन सकता था, ये आज बेशक सर, आज की ये स्थिति है कि ऑक्सीजन जो है वो सरप्लस में है और उसका मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे प्रदेश में इस तरह किया जा रहा है। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन
जो स्थिति हमने अभी शहरों में देखी है, अप्रैल के महीने में वो गांव में ना आए। अगला जो टारगेट है या जो अगला लक्ष्य है वो है गांव को कोरोना से सुरक्षित रखना। तो संक्रमण रोकने और प्रदेश के अंदर कोरोना को काबू करने के लिए सरकार का जो 3T फॉर्मूला है वो कितना कारगर रहा है और क्या ये गांव में संभव होगा? बिल्कुल संभव होगा, नहीं संभव हो रहा है। आप किसी भी गांव में, अब मैं ये तो पर्टिकुलर नहीं कहूंगा, नहीं तो कहीं ना कहीं एक आधी जगह पे तो कुछ ना कुछ कभी कभी जहाँ पे 70,000 से ऊपर गांव हों, 70,000 से ऊपर हमारी निगरानी समितियां बनी हों, और जहाँ पर हमको केवल 1-1.5 महीने के अंदर 70,000 निगरानी समिति बनाने में हम सफल रहे हों। मेडिकल किट हमने गांव-गांव बंटवाने का व्यवस्था की है। टेस्ट हमारे गांव-गांव टेस्ट कैसे हो सकें उनकी पूरी व्यवस्था हमने कराई है, और उन व्यवस्थाओं में हमने न केवल आशा बहुओं को लगाया है, हमने जो निगरानी समितियों के सदस्यों को गांव में प्रधान की अध्यक्षता में समिति गठित की है, शहर में पार्षदों की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की है। इन सब के माध्यम से हम पूरी तरीके से गांवों में आज जो वैक्सीनेशन का भी दौर है वो भी ठीक से शुरू हो जाए, उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम जो अपने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम दवा की भी व्यवस्था करें, और जो उपचार हैं चाहे वो टेली मेडिसिन के माध्यम से हो, सलाह के आधार पर हो, क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं को उपलब्ध करा के हों, गांव में सैनिटाइजेशन करा के हों, या विभिन्न प्रकार की जो और सुविधाएं हैं, जैसे जो एम्बुलेंस थी 108 की, उनमें ये कर दिया गया कि 75% एम्बुलेंस हैं वो गांवों में ही रहेंगी। और उसके साथ ही सर गांव में आईसीयू बेड भी पहुंचना बहुत जरूरी है। गांव में आईसीयू बेड भी पहुंचना जरूरी है, और उसके लिए आज मुझे लगता है हाईकोर्ट में सुनवाई भी है 2 बजे के बाद। तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं उपचार की वो पूरी तौर पे गांव में हो। घर में क्वारंटीन हो तो उनको कौन सी दवा या मेडिकल किट पहुंच सकता है, टेली मेडिसिन के माध्यम से उनका संपर्क लेकर उनको हम कैसे सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि शहरों में तो लोग बाग सोशल मीडिया और एप्लीकेशन इन सब के माध्यम से ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेयर भी होते हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन गांव में बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव में सर खबर आई थी कि ऑक्सीमीटर की कमी है, यहाँ पर पैरासिटामोल, सिट्राजीन जैसी दवाइयां जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सीरियस केसेस होते हैं तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको हम लोगों ने एक्टिव किया है, साथ में जो निजी संस्थाएं हैं उनको भी हम लोगों ने शामिल किया है। जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में जाने को कहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी, और संगठन सेवा के माध्यम से हमारे राजनीतिक संगठन के द्वारा भी, या मैं खुले शब्दों में कहूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भी गांव-गांव पहुंचने का काम किया गया है। अब जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इसी बात से प्रमाणित हो रही है कि दुखद समाचार भी हमको सुनने को मिले। कई हमारे जनप्रतिनिधि भी संक्रमित हुए हैं। हमारे 5-5 विधायक और हमारे मंत्री भी एक हमारे बीच में अभी नहीं रहे, 2 मंत्री पहले नहीं रहे, कई विधायक पहले नहीं रहे। तो ये युद्ध स्तर पे हम लोग जो जा भी रहे हैं, जनता की सहभागिता भी कर रहे हैं, सरकार भी अपने स्तर से सुविधाओं को मुहैया करा रही है। आज 2,99,000 से ऊपर एक दिन में हमारे जो है वो टेस्ट हुए हैं। आज 4,62,00,000 से ऊपर पूरे प्रदेश में हमारे टेस्ट हो चुके हैं। आज अगर वैक्सीनेशन के तौर पे देखें तो 45 साल से ऊपर का जो वैक्सीनेशन है वो 21% से ऊपर हमारा हो चुका है लोगों का। आज हम 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन 23 जिलों में हमने उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया है, यानी देश में सबसे आगे हम चल रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का जो में वैक्सीनेशन को लेकर क्या डेटा है अभी तक उत्तर प्रदेश का? 18+ का कितना वैक्सीनेशन हो पाया है? नहीं, मैंने बताया ना कि 21% हम कर चुके हैं। और जो 45 साल से ऊपर का है, और 23 जिलों में हमने वैक्सीनेशन को शुरू कर दिया है। उसके भी अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। गांव में कई जगह जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है समझाने के लिए कि वैक्सीनेशन लीजिए, ये आपके फायदे की चीज है, और अब आने वाले समय में गांव में बहुत ज्यादा ना फैले तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है? देखिए, एक दुखद पहलू है, अब गांव में भी जागरूकता आई है। जो नए चुने गए प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी उत्साह के साथ सरकार के सहयोग कर भी रहे हैं, उनका एक कोऑर्डिनेशन बना है।
हमारे अधिकारी भी गए हैं, सभी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जाने को कहा गया है। जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनको हर जिले का एक सीनियर अधिकारी को अपर मुख्य सचिव लेवल से लेकर प्रमुख सचिव लेवल तक के अधिकारियों को एक एक जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, नोडल अधिकारी बनाया गया है, और वो जिला प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से संवाद करके सारी व्यवस्थाओं को करा रहे हैं। लेकिन एक दुखद पहलू इसमें आता है कि जहां सरकार का एक पक्ष, देखिए मैं भी अभी अस्पताल से कुछ ही दिन पहले भी आया हूं, 15 दिन का लंबी चिकित्सा कराने के बाद वहां से छुट्टी मिली है। मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव होने के बाद उस दिन से निकल रहे हैं। हमारे एक अधिकारी के पिताजी की मृत्यु हुई और वो पिताजी को दफना के जहां पर उनका क्रिमेशन हो रहा था उसी समय वो फोन से ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके उसकी व्यवस्था कर रहे थे, और आके वो क्रिमेशन के बाद सीधे ऑफिस को जूझ कर अपनी व्यवस्थाओं में लग रहे हैं। हम इतना प्रयास सरकार इस स्तर पर कर रही है, वहीं कुछ बड़े नेताओं के आपने फुटेज देखे होंगे। ये कोरोना वैक्सीन तो बीजेपी वालों की है, हम जब सत्ता में आएंगे तो हम अपनी वैक्सीन लगाएंगे, इस वैक्सीन को तो हम नहीं लगा सकते। जब नेता कहेगा कि हम नहीं लगा रहे हैं तो उसके समर्थक कैसे लगाएंगे? अगर वो बड़े पदों पर रह चुका है और वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, आग उगल रहा है कोई व्यक्ति या कोई बड़ा पॉलिटिशियन ट्वीट कर रहा है दिल्ली में बैठ के कि वैक्सीन जो है, मतलब अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो रही है, आप ये आश्वासन देना चाह रहे हैं? रूप में इस प्रकार की शंकाएं आएंगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जागरूकता आई है। हमारा सभी जो माननीय हमारे नेता विपक्ष के हैं उनसे अनुरोध है कि इस संक्रमण के काल में, इस विपत्ति के काल में सब लोग मिलके प्रयास करें। वैक्सीनेशन के लिए जनप्रतिनिधि लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक जरूर जाएं, वहां पर कौन व्यवस्था है, कितना लोग हैं, उनको एक तरीके से जागरूक करें। और मुझे खुशी है, आप लखनऊ में आकर देखिए, ईदगाह में लगा हुआ है, कई धार्मिक सेंटरों पे लगा हुआ है, लोग बड़ी खुशी से अपना एनरोलमेंट करके आते हैं और लगवाते हैं। लोगों में जागरूकता आई है। बिल्कुल, इसी जागरूकता को जो है वो बरकरार रखना है, गांव-गांव तक पहुंचाना है, ताकि लोग इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझें। और सबसे जरूरी जो चीज वैक्सीनेशन में है वो है टाइमिंग। सर, यूपी की जनसंख्या के लिहाज से अगर बात की जाए तो वैक्सीन की कमी कितनी जल्दी पूरी होगी? उसके लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले गए थे, उस पर क्या अपडेट है? नहीं, वैक्सीन आप मान के चलिए कि हम काफी हद तक आगे आ गए हैं। महीने भर में और वैक्सीन की सप्लाई बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुनिश्चित हो रही है। कुछ जो दूसरे देशों की वैक्सीन जो हमारे कोलैबोरेशन से भारत की बनी थी, वो भी उसकी खेप भी यहाँ पर आई है, और सरकार अपने भी और कुछ उत्पादन की सीमा को बढ़ा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या बिल्कुल हल होगी और जून में और बृहद पैमाने पर हमारा जो वैक्सीनेशन का दौर है वो तेजी से होगा। और इसका नतीजा है, ये सारे वैक्सीनेशन हुआ है, हमने सैनिटाइजेशन कराया है, हमने दवाओं का प्रॉपर उपचार किया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करी है, हमने वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई है। आज ये स्थिति है कि 7700 से केस पॉजिटिव केस कल परसों में केवल 7700 के आसपास रह चुके थे। अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों में 2,04,000 से ऊपर जो एक्टिव केस थे प्रदेश में कम हुए हैं। तो ये हमारा एक तरीके का जो कार्य है कि हमने हर जगह पर कम्युनिटी किचन को चला दिया है, जिससे जो दिन प्रतिदिन वाले जो हमारे कर्मचारी हैं या ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, इन लोगों को भोजन मिल सके। कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं, कई सामाजिक संस्थाएं निकल कर आई हैं, उनके घरों तक का खाना पहुंचाने का काम भी कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हो रहा है। कम्युनिटी किचन से भी खाना भेजा जा रहा है। जो लड़ाई है, ग्लोबल महामारी है, उसके खिलाफ सबको मिलजुल कर ही लड़नी है, चाहे वो सरकार हो, सिस्टम हो, आम लोग हो, या फिर एनजीओज हो, या खुद से कोई आगे आके आसपास लोगों के लिए कुछ करना चाहता हो। थोड़ी मदद भी बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी देश सेवा कहलाएगी इस दौर में। सर, वाराणसी मॉडल काफी कारगर साबित हुआ है, इसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पेसिफिक अहमदाबाद में जाकर की है। तो अब इसे राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लागू करने पर क्या विचार चल रहा है? कब तक इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री जी की वर्किंग जो स्टाइल है, वो जब भी मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, हर प्रदेश को अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देने को बोलते हैं, और जिस प्रदेश की जो कोई अच्छी चीज होती है वो दूसरे प्रदेश को बोलते हैं कि इसको अडॉप्ट करो।
यही प्रक्रिया हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक जिले में जो कल भी हम लोगों ने लखनऊ मंडल की समीक्षा की थी, मैं भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और लोग भी थे। उस समीक्षा बैठक में जो बनारस के मॉडल था या लखनऊ का हमारा बहुत अच्छा मॉडल आया है, इन सब चीज़ों की जो अच्छी चीज़ें थी उनको उद्घाटित किया मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे जिलों से भी कहा कि आप इन चीज़ों को इस तरीके से अपने वहाँ पर लागू करिए। इसीलिए जो वर्चुअल मीटिंग जिलाधिकारियों के साथ में दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी के साथ में और हम लोग के साथ में संवाद होता है, उसका प्रतिफल यही है कि जो गुड प्रैक्टिसेस सब जगह की हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग पहुंचा रहे हैं। आज श्रमिकों को भी राशन 5 किलो तो प्रदेश की तरफ से दिया जा रहा है, 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है और राशन के जो फ्री ऑफ कास्ट राशन को पहुंच सके 1000 रुपया जो रेहड़ी वाले हैं, डेली वाले हैं, फुटकर जो व्यवसायी हैं, लोहार हैं, मोची हैं, इन सब के बनाए हैं, इन सबको मिल सके 1000 रुपये उनके खातों में भेजा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि भी कई हजार करोड़ रुपए किसानों के उसमें सीधे पहुंची है। डीएपी का जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया है 24 जगह की जगह। बिल्कुल, तो सरकार अपने रिसोर्सेज से समाज से जुड़े हुए हर वर्ग की मदद करने की कोशिश कर रही है, उनके खातों में सीधे जो है ये सहायता राशि पहुंचाई जा रही है। लेकिन सर, कोरोना का संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ब्लैक फंगस, यहाँ तक कि व्हाइट फंगस की भी केसेस अब सामने आ रहे हैं। ये नई परेशानी जो है वो हमारे सामने आ रही है, उसे काबू करने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? देखिए, कल भी इस मीटिंग में इस बारे में बहुत बृहद पैमाने पर चर्चा हुई है और इस चर्चा के दौरान हम लोगों ने जो ब्लैक फंगस की जो दवा है उसको जो सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन पे पहुंचाना, ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट का अलग एक सेल खोलकर अलग वहाँ पर उपचार की व्यवस्था कुछ हॉस्पिटल्स में करना और शुरुआती दौर पे ही हम उसको कंट्रोल कर लें, इसकी व्यवस्था सरकारी स्तर पर प्रारंभ कर दी गई है और कई जगह पे हमारी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चल भी रही है। सरकार की पूरी तैयारी है और जो दवा का उत्पादन है वो और बड़े पैमाने पर उसको उत्पादित करके लोगों तक भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। सर, हमने कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की कमी और भी कई दवा, फैबीफ्लू, यहाँ तक कि सिट्राजिन की भी कमी, ये सब कुछ देखा। कालाबाजारी तक की भी खबरें आई और अब ब्लैक फंगस के इलाज में जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी कालाबाजारी की खबरें आने लगी हैं। तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या करेगी? आपसे आपको सरकार की इस चीज को एप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी बड़ी परेशानी में आने पे कोई भी बड़ा से बड़ा देश विचलित हो जाता है। बेशक सर, जनसंख्या ज्यादा है हमारी और ज्यादा तादाद में यदि मरीज पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है एकदम से रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, लेकिन जरूरत यह है कि जल्द से जल्द हम उस गैप को बंद कर दें। और कालाबाजारी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमने देखी रेमडेसिविर के केस में। जवाब दे रहा हूं मैं जी कि कालाबाजारी ना होने पाए, सरकार ने बड़े बृहद पैमाने पर छापेमारी और गिरफ्तारी भी करी थी, लेकिन हमने इतने साधन अब मुहैया करा दिए हैं। आपको 5-6 दिन से, मैं हफ्ता भर भी कह सकता हूँ, 5-6 दिन से तो आपको एक भी खबर नहीं कहीं से मिली होगी कि ऑक्सीजन की अब एक मात्र कहीं कमी है। आपको कहीं भी ये खबर किसी जिले से नहीं आई होगी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इतनी जल्दी सरकार कोई कंट्रोल कर लेगी। आज बड़े पैमाने पर एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं, हम खरीद कर उनको भेज रहे हैं, ऑक्सीमीटर हम खरीद कर भेज रहे हैं। आज जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि को हमने इतने कम समय में कर लिया, इसका साधुवाद होना चाहिए, ना कि 1-2 घटनाएं अगर किसी चीज की हो गई उनको ही हम अगर प्रचारित करेंगे तो इससे सरकार का जो प्रोत्साहन है वो कम होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही अपने निर्णय में कहा है कि सरकार को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस समय में ये संक्रमण का समय है, ये एक मुसीबत का समय है। सभी लोग मिलके इस मुसीबत का सामना करेंगे तो ज्यादा अच्छा वातावरण बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं या फिर जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की बात करें, कम से कम वो सब भविष्य की इन चुनौतियों में ना देखना पड़े, इसके लिए मुकम्मल तैयारियां पहले से पूरी करें। बड़े पैमाने पर व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। ये साधन संसाधन की कोई कमी मैं नहीं समझता होना चाहिए। आज आप जाकर हॉस्पिटल्स का मैं चाहूँगा कि एक सर्वे जरूर करिए। जहाँ पर एक बेड नहीं मिल रहा था, आज आपको हॉस्पिटल में खाली बेड दिखाई पड़ेंगे। ये सुकून की चीज़ है कि आज खाली बेड भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। मरीजों की संख्या, मैंने पहले कहा कि 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश में एकदम से कम हुए हैं। तो ये हमारे जो कोरोना का जो मैनेजमेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो कारगर साबित हुआ है प्रदेश में। सर, लॉकडाउन के चलते स्कूल्स बंद हैं
और फीस को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि जो 10th क्लास है, 10वीं का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और 12वीं क्लास की परीक्षा के लिए कोई फाइनल अपडेट कब तक मिलने की उम्मीद है? देखिए, पहली चीज तो आपने देखा होगा कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाया है। हमने नाम दिया है कोरोना कर्फ्यू। आज आप आसानी के साथ में सब्जी ला सकते हैं, आसानी के साथ में आप राशन पानी, जो भी आपकी खाद्य सामग्री है, वो आप जो जीवन की आवश्यकता है वो ला सकते हैं। आज कोई भी दवा से आप रात को 12 बजे भी दवा जहाँ पे खुलती थी दुकानें, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये आज हमारे जो कॉमन जो हमारे जो सेंटर थे, जन सेवा केंद्र थे, आज आपको खुले भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो आज मरीजों को जाने के लिए या उनके परिवार जाने के लिए व्यवस्थाएं थी सड़कों पर, उनके साथ सख्ती नहीं हो रही। यानी हमने एक तरीके से प्रतिबंध भी लगाया है और प्रतिबंध के साथ साथ हमने छूट भी दे रखी है। और ये कहा है कि जीवन के साथ साथ जीविका का भी हमें ख्याल है। आपने देखा होगा कि हमने जहाँ पर कुछ दिन के लिए ऑनलाइन टीचिंग बंद करी थी, हमने धीरे धीरे हम लोग सामान्य करने की तरफ आगे बढ़े हैं। हमने जो 50% कर्मचारियों की संख्या है विद्यालयों में, वो सुनिश्चित होने के साथ साथ जो कुलपतिगण हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, या विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य या जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उनको दिक्कत किया है कि जरूरत के हिसाब से ही वो शिक्षकों को बुलावें, उनकी भीड़ नहीं करें और कोशिश ये करें कि ऑनलाइन टीचिंग ही हो अभी अगले आदेशों तक। और हमारा प्रयत्न ये भी है कि जो परीक्षाएं हैं उनके संदर्भ में क्या विकल्प हो सकते हैं, इन पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। निश्चित रूप में कल भी एक बहुत बड़ी हम लोग की बैठक है। 23 तारीख को कल वर्चुअल मीटिंग है। भारत सरकार में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित होंगे, उनके साथ में श्री रमेश पोखरियाल जी होंगे, पूर्व मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी होंगे, पूर्व मानव संसाधन मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी मौजूद होंगी। और ये हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षाओं के संदर्भ में एक बृहद पैमाने पर हम लोग की चर्चा होने वाली है। हम क्या सुधार करें, सुधार के साथ साथ हम किन विकल्पों पर काम कर सकें, इस पे हमारी जो चर्चा केंद्र के साथ में माननीय मानव संसाधन जो हमारे शिक्षा मंत्री है, तो मानव संसाधन मंत्री नहीं कहलाएंगे, उनके साथ जो वार्ता होगी वो बैठ के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, और इस बैठक पर हमारी भी नजर रहेगी क्योंकि 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर 12th क्लास के, कि उनकी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए।